किसी भी एसेट को करंट तब कहा जाएगा अगर वो कुछ एक कंडीशंस को फुलफिल करता है। अगर कोई भी एसेट जो है डेट इज एक्सपेक्टेड कि वो या तो रियलाइज हो जाएगा या फिर उसे होल्ड किया गया है सेल पर्पसेस से, यानी कि हमारी इंटेंशन क्या है, उसे सेल करने की है इंटेंट, और दैट मे बी कंज्यूम्ड विद इन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल क्या रहता है, यानी कि जब से हमने पैसा इन्वेस्ट किया है, रॉ मटेरियल परचेज किया है, उसके थ्रू अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग की है, जब तक वापस पैसा नहीं आता उसे हम ऑपरेटिंग साइकिल कहते हैं। ठीक है, एंड ये जो टाइम पीरियड है मैक्सिमम कितना हो सकता है, 12 मंथ्स हो सकता है। ठीक है, अगर इस कंडीशन को फुलफिल करता है तो वो एसेट क्या है, करेंट एसेट है। या फिर वो ड्यू है फॉर सेटलमेंट विद इन 12 मंथ्स, ड्यू टू बी सेटल्ड इन 12 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ रिपोर्टिंग इन बैलेंस शीट, यानी कि जिस डेट पर उसे रिपोर्ट किया गया है उस डेट के 12 महीने के अंदर अंदर वो सेटल हो जाएगा, तो भी वो क्या है, करेंट एसेट है। या फिर उसे प्राइमरीली होल्ड किया गया है फॉर द ट्रेडिंग पर्पसेस, ट्रेडिंग पर्पसेस के लिए उसे होल्ड किया गया है, फिर भी वो क्या होगा, करेंट एसेट होगा। इसके अलावा अगर कोई कैश है या फिर कैश इक्विवेलेंट है, इसके लिए टेनर का मैटर नहीं करता, कैश या फिर कैश इक्विवेलेंट, मान लीजिए कोई टर्म डिपॉजिट है तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो 12 महीने के लिए रखा गया, कितने के लिए रखा गया, लेकिन एक चीज है कि उसके ऊपर लियन मार्क ना की गई, तो वो क्या है, हमारा करेंट एसेट होगा। ठीक है, तो इसके अलावा अगर कोई एसेट इन कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर रहा है तो एसेट क्या होगा, दैट विल बी नॉन करेंट एसेट। जैसे इन्वेस्टमेंट है, एडवांसेस हैं, रिसीवेबल्स हैं, या फिर डेफर्ड टैक्स एसेट है, डीटीए जिसे हम कहते हैं, वो भी क्या है, नॉन करेंट एसेट है। दैट इज अ नॉन करेंट एसेट एंड बैंकर के द्वारा हमेशा इसे इनटेंजिबल क्लासिफाई किया जाता है। तो ये चीजें तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ में क्या चीज इंपॉर्टेंट है कि कोई भी अगर बैंक डिपॉजिट है जहां पर उसे क्या माना जाएगा, हमेशा करेंट एसेट ही माना जाएगा, उसमें आपने टेनर को ध्यान में नहीं रखना है, यानी कि उसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन एक चीज है कि उसके यूजेज में कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो बाय द वे ऑफ लियन, यानी कि उसके ऊपर कोई चार्ज ना क्रिएट किया गया हो या वो लियन ना मार्क्ड हो। ओके, इसी तरह से जो बैंक ओवरड्राफ्ट है वो क्या रहेगा, ओवरड्राफ्ट करेंट लायबिलिटी रहेगी। तो दिस वाज अबाउट द करेंट एसेट्स। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट द रिजर्व्स एंड सरप्लसेस। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में हमारे पास क्या क्या चीजें आती हैं, एक हमारे पास आती है कैपिटल रिजर्व, वन इज अ कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व के बाद यहां पर क्या रहते हैं, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व्स, थर्ड वन इज डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व्स, रिवैल्यूएशन रिजर्व, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, अदर रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो कैपिटल रिजर्व वो अकाउंट रहता है जिसमें हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए या फिर अगर कोई एंटीसिपेटेड आपके एक्सपेंसेस यानी कि कंटीजेंट कोई लायबिलिटीज हैं उनको सेटअप करने के लिए जो पैसे हैं उसको साइड पर रख देते हैं। ठीक है, देन इट इज कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, यानी कि जब कोई कंपनी जो है वो शेयर्स को परचेज करती है शेयर होल्डर्स से, तो उसे कैपिटल रिडेम्पशन जो रिजर्व फंड है वो क्रिएट करना पड़ता है, उसे प्रॉपरली रन करना पड़ता है। एंड ये जो फंड्स होते हैं कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में, ये अनडिस्ट्रीब्यूटेबल होते हैं, यानी कि इनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता। यानी कि इसका ये मतलब है कि ये जो कैपिटल है इसका इस्तेमाल डिविडेंड पे करने के लिए नहीं किया जा सकता। दैट इट इज डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, दैट इज डीआरआर, यानी कि जो कॉर्पोरेशन डिबेंचर्स को इशू करती है, इंडियन कॉर्पोरेशन, उसे एक डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व को क्रिएट करना पड़ता है ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट किया जा सके इन केस अगर कंपनी डिफॉल्ट करती है। ओके, ताकि अगर डिबेंचर्स रिडीम किए रहे तो उन्हें डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट मिल सके। देन इट इज रिवैल्यूएशन रिजर्व्स। रिवैल्यूएशन रिजर्व्स जो है बेसल 3 में भी काफी उभर कर आते हैं सामने। रिवैल्यूएशन रिजर्व रहते हैं यानी कि आपके पास एक एसेट था जिसकी वैल्यू 2001 में लेट अस से 10 लाख रुपीस थी, एंड जब आपने 2015 में इसकी रिवैल्यूएशन करवाई तब इसकी वैल्यू निकल कर सामने आई 60 लाख रुपए। ओके, यानी कि वैल्यू में गेन हुआ। ठीक है, तो ये जो रिवैल्यूएशन करने पर गेन हुआ है ये कहां पर जाएगा, रिवैल्यूएशन रिजर्व में जाएगा। देन इट इज शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, ये शेयर होल्डर्स की इक्विटी का एक पार्ट है एंड इसे शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। शेयर होल्डर्स की इक्विटी का पार्ट है जिसे शेयर कैपिटल में, शेयर प्रीमियम में या फिर जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इसके अलावा अगर कोई भी रिजर्व्स हैं, सरप्लस हैं, वो भी आपके रिजर्व्स एंड सरप्लस में ही काउंट होते हैं। सो सरप्लस में कौन सी चीज आती है, यानी कि जो आपकी स्टेटमेंट है प्रॉफिट लॉस की, उसमें जो भी आपने एलोकेशंस को डिस्क्लोज किया है या फिर अप्रोप्रिएशंस को डिस्क्लोज किया है, जैसे डिविडेंड हो गया,
बोनस शेयर्स हो गए या फिर ट्रांसफर टू और फ्रॉम रिजर्व्स हो गए, डेट इज कवर्ड इन सरप्लस।